दोस्तों, स्वागत है आपका इस फ्री स्टडी पर। और आज हम संघ के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे कि संघ कितने प्रकार के होते हैं। संघ का मतलब होता है राज्य से, यानी कि राज्य जो होता है, जैसे कि भारत आप देश मान सकते हो। ये देश कैसे बना है? मिलकर कई अलग अलग छोटे छोटे राज्य, यानी ज़मीन के क्षेत्रफल के टुकड़ों से मिलकर बना हुआ राज्य। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि हाँ, एक संघ यानी कि एक यूनिट कैसे बनती है किसी भी देश के लिए। तो आप मोटे तौर पर जान सकते हैं कि ये 3 टाइप के होते हैं। आओ जल्दी से हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला आता है कन्फेडरल, जिसे हम परिसंघ कहते हैं। फिर एक आता है फेडरल, इसको हम संघात्मक व्यवस्था कहते हैं, ठीक है, यानी राज्य मिलकर बनते हैं। फिर इसके बाद यूनिटरी आता है, जिसे हम यूनियन भी कहते हैं। ये भारत आप एक तरीके से इसको समझ सकते हैं, यानी हमारे पास 3 तरीके के एक तरीके से राज्य के बारे में परिकल्पना हो गई। एक तो परिसंघ हो गई, एक संघात्मक हो गया और एक एकात्मक हो गया, ठीक है। तो आइए हम इस पे जल्दी से चर्चा करते हैं कि इसके बारे में क्या क्या है। सबसे पहले चर्चा करते हैं परिसंघ पे, कन्फेडरल। इसमें क्या होता है, केंद्र एक होता है, परंतु जो राज्य होते हैं उनके पास अधिक पावर होती है और राज्य सारे स्वतंत्र होते हैं। जैसे आप मान लो एक अलग अलग इकाइयाँ हैं, वो स्वतंत्र हैं सारे के सारे अलग अलग, और वो सब मिलकर चाहते हैं कि हम एकजुट होके एक हो जाएं। जैसे फैमिली, एक फैमिली आप मान के चलो अलग अलग रह रही है, उसके पास कम पावर होगी, मगर जब वो इकट्ठी हो जाती है तो पावर ज़्यादा हो जाती है। तो ये उस तरीके से काम करते हैं कि अलग अलग स्वतंत्र राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। और यहाँ जितनी पावर संघ के पास कम होती है और राज्यों के पास ज़्यादा होती है। और राज्य के पास बहुत इच्छाएं होती है अपनी, वो संघ से अलग भी हो सकता है, उसके साथ रह भी सकता है, उसे छोड़ के जा भी सकता है। अगर लगता है उसे संघ के साथ हाँ मेरी नहीं बन रही, तो वो कोशिश ये करते हैं कि हम उससे अलग होके अपना जो देश है उसका विकास कर सके, अपने लोगों का विकास कर सके। इस तरीके की परिकल्पना जो चलती है वो परिसंघ के अंदर। और इसके अंदर जैसे कि ये है कि हाँ, इसके अंदर क्या होता है, जैसे विदेश नीति होगी, सुरक्षा संचार हो गया, ये 3 व्यवस्थाएं होती हैं जो ये कहते हैं कि हाँ सेंट्रल जो होती है वो केंद्र के रूप में गवर्न करे, यानी कि एक सेंट्रल पावर इन तीनों चीज़ों को गवर्न करे। और इसके बाकी का जो हिस्सा है वो हम करेंगे, यानी लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है देश के अंदर, राज्य के अंदर, वो हम करेंगे। भारत के अंदर भी सेम होता है। अभी मैं जब भारतीय कंसेप्ट पे आऊँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा कि ये भारत के अंदर किस तरीके से काम करता है, इसका लॉजिक। ये व्यवस्था आप मान सकते हो कि इसमें केंद्र जो होता है ना वो कमज़ोर होता है और राज्य होता है उसके पास पावर बहुत अधिक होती है। तो ये ज़्यादातर इसलिए होता है कि हाँ राज्य को अधिक से अधिक पावर मिल सके। राजाओं के टाइम का आप ले लो कि राजा कभी नहीं चाहता था कि हाँ मेरी पावर किसी और के पास जाए और मैं अपने आप को कमज़ोर सा महसूस करूँ। तो ये इस तरीके से होती है। तो सबसे शुरू में ये देखो, प्रांतों को अधिक छूट होती है, केंद्र को नहीं होती। एक इसके अंदर जो सब चलता है वो ये है, अविनाशी राज्य का अविनाशी संगठन, यानी राज्य का भी विनाश नहीं हो सकता और संगठन का भी विनाश नहीं हो सकता, एक तरीके से ये। अब ये यूएसएसआर, जैसे मैंने लिखा यूएसएसआर के अंदर ये व्यवस्था थी। 1991 तक आप देखोगे यूएसएसआर काफ़ी सारे राज्यों से मिलकर बना हुआ देश था। 1991 में जब उसका इंटीग्रेशन हुआ, वो जब टूटा 26 दिसंबर के पास में, तो वो क्या हुआ, अलग अलग 14 या 15 नए राज्यों का उसमें गठन हो गया। यानी कि सारे राज्य थे अलग अलग, वो चाहते थे हम उससे अलग हो सके, क्योंकि जो यूएसएसआर के अंदर व्यवस्था थी वो साम्यवादी थी। वहाँ पर धर्म वगैरह का कोई महत्व नहीं होता और इंसान है वो धर्म के साथ जीना चाहता है, ठीक है, पूजा पाठ वो करना चाहता है, मगर वो ये नहीं चाहते साम्यवादी की इस तरीके से लोग जिए। फिर ऊपर से जो साम्यवादी सरकार होती है, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि वो यही चाहती है कि आय की जो समानता है उसको सरकार मिलकर पूरा करे। अमीरों और गरीबों के बीच संघर्ष होगा, अमीरों की संपत्ति छीनी जाएगी, वो गरीबों को दी जाएगी। अब यहाँ जो मुख्य समस्या पैदा होती है वो ये होती है कि आप ये मान के चलो, यदि ए की क्षमता है 100% कार्य करने की, बी की क्षमता है 50% कार्य करने की, तो साम्यवादी गवर्नमेंट क्या कहेगी, जो ये 100% वाला है इसके 50% इसको देने की कोशिश करेगी कि हाँ इसका कुछ हिस्सा बी को दे दिया जाए, ताकि बी के पास भी अधिक पावर आ जाए, शक्ति आ जाए, क्रय शक्ति आ जाए, ऐसा सोचती है। बट अब ये देखो, जिसने ए ने अधिक मेहनत की उसकी तो मेहनत का कोई और फ़ायदा लेके जा रहा है। तो ए चाहे तो वो भी कम मेहनत कर सकता है बी के बराबर, ये मान के चलो। जब मैं कम मेहनत ही कर सकता हूँ तो मैं क्यों ज़्यादा मेहनत करूँ। तो इससे क्या होता है, इससे एक तो सबसे पहले देश में जो विकास होना होता है वो कम होता है। आप एप्पल का एग्जांपल लो। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि एप्पल के जो चार्जिंग का पोर्ट है उसको चेंज करने की बात चल रही थी कि हाँ एक यूनिवर्सल पोर्ट करेगी गवर्नमेंट और वही एप्पल को यूज़ करना पड़ेगा। तो एप्पल ने सीधा ही बोला कि अगर हम ऐसा चेंज कर देते हैं तो इससे हम कभी भी फ्यूचर में रिसर्च को लेके कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इनोवेट करते हैं चीज़ों को, क्यों करते हैं, लाभ कमाने के लिए ओबियसली करते हैं। बट ये है कि इससे इनोवेशन होता रहता है, नई नई चीज़ें आती रहती है, मगर आप
जब कहोगे कि सेम चीज़ करो तो हम क्यों इनोवेट करेंगे, नई चीज़ों का विकास ही नहीं हो जाएगा। फिर तो जो पीछे की चल रही है वैसे ही पीछे चलता रहेगा। सब सरकार होती है, उसके अंदर एक व्यवस्था ये होती है कि उसके अंदर क्या होता है, दो सरकार होती है, केंद्र पे अलग होगी, राज्य पे अलग होगी। एक लिखित संविधान होगा और शक्तिशाली न्यायपालिका होगी। न्यायपालिका के पास पावर अलग अधिक होती है। क्यों होती है, इसके ऊपर बात करते हैं। क्यों, क्योंकि क्या होता है, द्वंद्व सरकार जब होती है ना केंद्र और राज्य में, तो शक्ति का अलग अलग पृथक्करण दिया जाता है। संविधान के अंदर शक्ति राज्य की अलग दी जाती है, केंद्र की अलग दी जाती है। जैसे भारत के अंदर आप देखेंगे एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक अपशिष्ट आती है, तो उसमें दोनों की शक्ति नहीं होती, मगर संघ के अंदर संघ कानून बना सकते हैं, राज्य के अंदर राज्य कानून बना सकते हैं। तो कोशिश यही होती है कि ये जो दोनों हैं अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, और हमेशा ही गवर्नमेंट यही चाहती है केंद्र की कि राज्य से मेरा टकराव ना हो, और राज्य की चाहती है कि केंद्र से मेरा टकराव ना हो। और जब भी इन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा होती है तो इसकी एक व्याख्या करनी होती है जो कि सुप्रीम कोर्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर होती है कि वो चाहे तो हाँ अपने इसकी संविधान की व्याख्या करती है, और उसके अंदर यही होता है कि वो केंद्र और राज्य की जो शक्ति है उसके सिद्धांत को मूल रखती है, शक्ति पृथक्करण का अपना सिद्धांत को कायम रखती है। केंद्र मतलब इसके अंदर विधायिका अलग कार्य करेगी, न्यायपालिका और ये जो अपना और कार्यपालिका अलग कार्य करती है। अब क्या होता है कि जब अब ज़्यादातर क्या होता है, केंद्र और राज्य के अंदर विवाद हो जाता है। राज्य हमेशा ही ये चाहती है कि मुझे अधिक शक्ति मिले, केंद्र चाहता है कि वो शक्ति उसको कम से कम दूं और उसकी पावर का मतलब अपनी पावर को अधिक से अधिक बढ़ा के रखूं, राज्य को कम से कम पावर दूं। क्योंकि अल्टीमेट जहाँ पर पावर गेम होगी वहाँ पर यही होगा कि एक बंदा सुप्रीम बनने की कोशिश करता है और बाकी सबको वो चाहता है कि वो मेरे से नीचे रहे, और यही राज्य का भी हाल होता है। राज्य चाहता है कि जब मैं अपने देश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता हूँ तो मैं ही चाहूँ कि मेरे पास अधिक पावर हो। और इसी को लेकर आप देखेंगे कि दोनों के बीच में कानून को लेकर कई बार इतना विवाद हो जाता है कि हाँ, वो कहते हैं कि केंद्र है वो हमारे एक तरीके से आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाता, तो उसके अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। चाहे वो आप देखोगे 356 के तहत लगा या 365 के तहत लगा, दोनों पे अलग अलग होता है। वो किसी और पे हम चर्चा करेंगे क्यों होता है, मगर ये आप मान के चलो कि राष्ट्रपति शासन इन 2 आर्टिकल के अंदर लगता है। जब 356 पे लगता है तो ये मान के चलो कि आपको जो निर्देश दिए गए संविधान की तरफ से आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, और 365 पे जब लगाया जाता है जब आपको केंद्र ने जो काम दिए गए हैं वो आप पूरा नहीं कर पा रहे इस तरीके से। तो उसके बीच में क्या होता है, जो जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो सारा का सारा जो पावर होती है वो आ जाती है सेंट्रल के पास, और सेंट्रल अब चाहे तो वो राज्य के ऊपर कानून बना सकती है उसके, यानी जो अब तक पावर राज्य के अंदर थी, जैसे कि वहाँ पर की एक तरीके से मुख्यमंत्री की सरकार यानी कि जो विधानमंडल के पास पावर थी अब वो सेंट्रल के पास आ गई है। अब कैबिनेट यानी कुछ बंदों का समूह ही चाहे तो उसके अंदर जो भी मर्जी कानून बना सके। तो इस चीज़ की व्याख्या के लिए होता है कि हाँ, दोनों के बीच में कितना एरिया देना है, कितना लेना है, कौन से कानून कहाँ लगने हैं, कहाँ नहीं लगने, ये सारी पावर को एकदम अलग अलग करने के लिए यही कोशिश रहती है कि एक शक्तिशाली न्यायपालिका हो। क्योंकि संविधान में सारी चीज़ें लिखी हैं, अब लिखी हुई हैं तो वो वक्त के हिसाब से पहले जो लिखी थी वो बात तक नहीं रह पाती। जैसे भारत के अंदर एक उदाहरण था बेरुवाड़ी संघ का मामला। उसके अंदर क्या था कि कुछ राज्य ऐसे थे जो हमारे थे मगर वो बांग्लादेश की तरफ चले गए थे यानी पूर्वी पाकिस्तान, और कुछ राज्य ऐसे थे जो उनको दे रखे थे यानी पूर्वी पाकिस्तान को, मगर वो भारत में थे। तो इस चीज़ पे समस्या आई कि क्या हम अपने राज्य उनको दे सकते हैं या उनसे अपने राज्य ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो पश्चिम बंगाल के राज्य का एरिया था उसने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं दे सकते, ऐसे करके हम अपना पार्ट कैसे दे सकते हैं। तो इस तरीके की जो व्याख्याएं हैं वो होती रहती हैं। फिर केशवानंद भारती केस के अंदर आपको देखेंगे संविधान के मूल ढांचे का प्रस्ताव आया कि हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितना कुछ चेंज कर ले मगर संविधान के जो मेन अल्टीमेट फीचर्स हैं उसको चेंज नहीं कर सकते। उसे बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया, जैसे कि संघात्मक सरकार यानी कई सारे छोटे छोटे राज्यों से मिलकर एक राज्य बना। पंथनिरपेक्ष सरकार यानी कि राज्य अपना क्या किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, ये नहीं कि हिंदू धर्म के प्रति कानून बनाने लग गए, मुस्लिम धर्म के प्रति कानून बनाने लग गए। इस तरीके से किसी एक को फुल पावर नहीं देगी, सबको एक समान रखेगी, सबके नज़र से मतलब गवर्नमेंट की नज़र में सारे धर्म बराबर हैं इस तरीके से। अब जो इनके उदाहरण हैं जो इस देश के, वो क्या है, यूएसए है, जर्मनी हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया। अब जैसे यूएसए 50 राज्य से मिलकर बना गया है। छोटे छोटे ये जो है ये स्टेट्स होते हैं राज्य, मगर एक्चुअल में हम जो राज्य का यूज़ करते हैं वो संप्रभुता के तौर पे करते हैं, यानी संप्रभुता जिसके पास है वही राज्य कहे जाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में जब भी आप राज्य का मतलब समझोगे तो
ये समझना कि अल्टीमेट पावर येस और नो की उसी के पास है, वही राज्य होगा। जर्मनी का भी हल है, ठीक है। और उसके बाद एकात्मक व्यवस्था आ गई। एकात्मक ये समझ लो एक तरीके से भारत की तरह हो गया। इसमें क्या होता है, केंद्र के पास ज़्यादा पावर होता है, राज्य के पास पावर होते ही नहीं एक तरीके से, ये मान के चलो। अब ये भारत का एक तरीके से इस पर उदाहरण पूरा फिट बैठता है। जैसे मैंने आपको बताया था उसके अंदर भी पूरी पावर होती है, मगर यहाँ केंद्र की सबसे ज़्यादा पावर मिल जाएगी आपको। तो इसके अंदर जो मेन मोटा फीचर है सारा वही होता है जो हमारे संघात्मक में दिखाया गया था। बट इसके अंदर ये है कि सारी पावर केंद्र के पास सबसे ज़्यादा होगी। केंद्र राज्य के अंदर हस्तक्षेप पूरी तरीके से करेगा। और वहाँ क्या था संघात्मक के अंदर, कि बस उसके अंदर एक जो मोटा फीचर था वो यही था कि राज्य एक बार के लिए चाहें तो बिल्कुल अलग हो सकते हैं, मगर यहाँ जो एकात्मक होती है इसके अंदर बिल्कुल भी अलग हो ही नहीं सकता, चाहे जो मर्जी कर ले। वो एक तरीके से जुड़ गया तो जुड़ गया, जब तक सेंट्रल उसको हटाएगी नहीं जब तक हटेगा नहीं सब कुछ। और चाहे तो नए राज्य हमारे यहाँ जोड़ सकते हैं, नाम बदल लें, चाहे नामों में परिवर्तन कर लें, चाहे सीमा परिवर्तन कर लें। ये सारे फीचर्स उस फीचर्स के अलावा और अलग से होते हैं इसके अंदर, बट ये मिल। और सबसे मेन जो एकात्मक होती है छोटे देशों में पाई जाती है, जैसे इंग्लैंड वगैरह आप देखोगे ना, छोटा एरिया होता है, उन देशों में पाई जाती है ये व्यवस्था। अभी मैं मैप पे समझा दूंगा ये कैसे करते हैं। अब ये है विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, यानी राज्यों का विनाश हो सकता है, जैसे उसमें अभी मैंने लिखा हुआ था पीछे वाली स्लाइड में कि चाहे तो राज्यों का सीमा परिवर्तन कर सकती है, नाम बदल सकती है, सीमा छोटे बड़ा कुछ भी करना चाहे वो कर सकती है। तो ये अविनाशी राज्य होते हैं, यानी विनाशी राज्य हो गया एक तरीके से, और अविनाशी संगठन यानी संगठन का विनाश नहीं होगा, राज्य का विनाश जरूर हो सकता है। केंद्र और शक्ति का दायित्व जो है ना, केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति है वो एकदम स्पष्ट पता है कि हाँ राज्य को ये पावर है, केंद्र को ये पावर है। और ये इसके उदाहरण है ब्रिटेन, फ्रांस हो गया, इंडिया आप मान के चलो, क्योंकि इंडिया एक है बड़ा क्षेत्रफल में बड़ा देश है, बट हाँ इंडिया के अंदर ये सबसे सटीक उदाहरण है, क्योंकि इंडिया से चाहे तो ये भी अलग नहीं हो सकते। खैर अलग तो ब्रिटेन और फ्रांस से भी नहीं हो सकती, इनकी जो कॉलोनियाज बनी हैं। अब ये देखो ये कैसे काम करते हैं, जैसे आपको यहाँ तो नक्शे में बड़ा दिख रहा होगा, बट ये इतना सा एरिया है इंग्लैंड का। अब इसके साथ जो ये छोटे छोटे आइलैंड हैं, इसके स्कॉटलैंड हो गया, ठीक है, वेल्स हो गया, ये राज्य बिल्कुल अलग नहीं हो सकते इससे। भारत के अंदर भी सेम ऐसा ही है कि हाँ जो राज्य हैं वो भारत से अलग हो ही नहीं सकते। ऐसे ही आप इसमें देखेंगे फ्रांस के अंदर भी सेम है। यूरोप की सारी कंट्रियाँ छोटी छोटे, और ये छोटे में ही आप समझ सकते हो कि एकता बना सकते हैं। बड़ी फैमिली होगी तो आप एकता नहीं बना सकते। अगर आपकी पूरी फैमिली कुनबे के अंदर 400-500 लोगों का परिवार है तो आप एकता की कोशिश करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर वही परिवार 10, 12, 15, 20 बंदों का है तो आप बड़े प्यार से एकता निर्मित कर सकते हैं। भारत के अंदर सेम ऐसी था। जब भारत को आज़ादी मिली तो क्या हुआ, ब्रिटेन ने सीधा बोला आप चाहे हम कह रहे हैं कि आप चाहो तो जो देश बन रहे हैं, चाहे भारत में मिल जाए, चाहे पाकिस्तान में मिल जाए, चाहे जो ये राज्य हैं, राजा वाले जो राज्य हैं, वो चाहे तो एक अलग देश बना ले। अब ऐसे में तो भारत पूरा टूटा फूटा हो जाता। अब इसी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उन्होंने रोल बनाया कि नहीं यार हम एकात्मक एक व्यवस्था बनाते हैं जिसके अंदर क्या कभी राज्य हमसे अलग हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि नए नए जब स्टेट बने तो क्या हुआ, राज्य अलग अलग करने की मांग कोशिश करता है, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि यार मैं राजा बन जाऊँ, मेरे पास पावर आ जाए, मैं क्यों किसी की गुलामी सहन करूँ। सबसे बड़ी दिक्कत तो गुलामी की है ना, कि मैं किसी की बात सुनूँ ही क्यों। अब ऐसे के चक्कर में आप देखेंगे भारत के अंदर इतने टुकड़े हो रहे थे, 565 कहीं लिखा होता, 563, 556, आपको ये आंकड़े 3-4 अलग अलग देखने को मिलेंगे कि हाँ इतने अलग अलग राज्य बनने वाले थे। अब इतने राज्य बनते तो अब भारत का नक्शा आप खुद ही देखोगे कैसा टूटा फूटा भारत एक तरीके से होता। तो इसीलिए एक यूनियन बनाया गया ताकि सब एकता के साथ एकजुट रह सके और टूट ना पाए। और इसीलिए आप देखेंगे कि एक नया कंसेप्ट यहाँ आया, यूटी, यूनियन टेरिटरी का। अब यूनियन टेरिटरी पे जो राज्य करता है वो सीधा केंद्र करती, सेंट्रल। अब सेंट्रल जब राज्य करेगी तो सेंट्रल यही चाहती है कि कभी भी मेरे से कोई पार्ट टूटे ना। फैमिली का सबसे बड़ा मुख्य यही चाहता है कि मेरी फैमिली से कभी कोई बंदा टूट के अलग जाए ना, यानी मैं जितने को इकट्ठा करके रख सकूँ, एकता में रख सकूँ, उतना ही रखूँ। क्योंकि सबको पता है कि एकता में जब चीज़ें रहती हैं तो हाँ कोई उस पर हस्तक्षेप कर नहीं सकता, कोई उसको तोड़ नहीं सकता। बाहरी पावर तो बिल्कुल दबाव नहीं डाल सकती आपको, चाहे जो मर्जी हो जाए, बाहरी पावर बिल्कुल दबाव नहीं डाल सकती। अब कोशिश यही रहती है कि इसके अंदर सब कुछ एक साथ चलता रहे। अब देश सारे मिल गए, जुड़ गए और एक तरीके से बन के चला गया तो एकात्मक व्यवस्था आ गई। इसमें लिखित संविधान हमारे देश में जैसे है ही, 2 स्टेट के परिकल्पना है ही, जैसे उत्तर प्रदेश मान लो, मध्य प्रदेश मान लो, और एक पूरी सेंट्रल है, ठीक है। और उस पर जो राज करता है उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। बाकी स्टेट की गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट के पास पावर अलग है, सेंट्रल के पास पावर अलग है, और सेंट्रल के पास पावर ज़्यादा है। सेंट्रल आप देखते हो नए नए राज्य का गठन करती है, जैसे कि अभी आप देखो 370 को हटाया तो लद्दाख ये एरिया पूरा का पूरा बना दिया। तो इस तरीके से जो पावर है वो सारी सेंट्रल के पास आती है। तो ये यूनियन जो व्यवस्था होती है इसके अंदर आप ये मान के चलो कि देश को टूटने से बचाने के लिए ही ये बनाया जाता है। अब यूटी का कंसेप्ट इसीलिए था कि
जो भी देश है वो अलग ना हो पाए। अब यूटी पे सेंट्रल जब राज करती है तो सीधा उसे पता है मेरे को तोड़ना ही नहीं है इसे अपने तरीके से, और इसी पे कोई राजा शासन कर ले, या फिर समझ लो मैं ही शासन कर रहा हूँ। अब मेरा कल को मन हो गया कि मैं पाकिस्तान से मिल जाऊँ, श्रीलंका से जाके मिल जाऊँ और मैं अपने देश को वहाँ मिलाने की कोशिश कर दूँ, तो ये तो देश टूटने वाली बात होगी। इसलिए यूटी का कंसेप्ट है कि हम यूटी रखेंगे, यानी सेंट्रल जब गवर्नमेंट रूल करेगी तो सेंट्रल कभी चाहेगी नहीं कि मेरे से हिस्सा टूट के जाए। तो इस तरीके से फिर उनको राज्य बनाया गया, और राज्य जब बनते हैं तो हाँ पावर उसके अंदर जाती है, क्योंकि राज्य के अंदर एक संवैधानिक प्रधान होता है, मुख्यमंत्री जिसे हम कहते हैं एक तरीके से मान के चलो। मुख्यमंत्री के पास एक अलग पावर होती है, प्रधानमंत्री के पास अलग पावर होती है, दो पावर की सेंट्रल के बीच एक और पावर सुप्रीम वाला जो बंदा होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो इस तरीके से ही होता है कि हाँ देश में एक इकट्ठा बना रहे। तो आप आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि संघात्मक, परिसंघात्मक, एकात्मक व्यवस्था क्या है। और इसी के साथ इस लेक्चर को हम विराम देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।